नमस्कार साथियों, नवमीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 है और आज की हमारी समसामयिकी की कक्षा बहुत बहुत ही खास होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनना लगभग तय है। सोचिए, भारत की जो बिजली नीति है उसमें पूरे 21 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने एक ऐसा नया टैक्स लगा दिया है जिससे भारत के स्टील और एल्यूमीनियम के निर्यात पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहराई से एक एक पहलू को समझेंगे। आप सब अपनी नोटबुक और पेन बिल्कुल तैयार कर लीजिए। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे हम इन 3 महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्नों के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इन तीनों सवालों को अपनी नोटबुक के सबसे पहले पन्ने पर लिख लें। आज की पूरी क्लास इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला प्रश्न है, बिहार के वो कौन से 2 जिले हैं जिन्हें हाल ही में सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंपीय जोन यानी हाईएस्ट सेस्मिक जोन में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न साहित्य से है, IFF युवा साहित्य सम्मान जीतने वाली किताब और एक किसान के लेखक कौन हैं? और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यूरोपीय संघ द्वारा जो आयात पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया गया है उसका आधिकारिक नाम क्या है? ये तीनों प्रश्न आपकी TGT, PGT और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। पूरी क्लास के दौरान इन पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए देखते हैं कि क्लास के अंत तक कितने लोग इनके सही सही जवाब दे पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड के साथ, राष्ट्रीय समाचार। इसमें हम देश की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हैं। तो साथियों, आज की हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर है नीतिगत क्षेत्र से। इस पर आप सब एक स्टार मार्क लगा लीजिए। सरकार ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब एक बात समझिए, जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे राष्ट्रीय नीति, तो ये आपकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दोनों के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाता है। और खासकर तब जब ये नीति ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विषयों से जुड़ी हो जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये नीति सिर्फ ये नहीं बताएगी कि बिजली कैसे बनेगी, नहीं, ये नीति ये तय करेगी कि 2047 के विकसित भारत को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमारे उद्योग कैसे चलेंगे और सबसे जरूरी, हम जलवायु परिवर्तन के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए इस नीति के एक एक पहलू को बहुत ध्यान से और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वो ये है कि ये नई नीति 2026 हमारी जो अभी चल रही राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 है उसको रिप्लेस करेगी, यानी उसको प्रतिस्थापित करेगी। साथियों, आप सोचकर देखिए, पूरे 21 साल बाद ये बदलाव हो रहा है। जरा सोचिए, 2005 में भारत की प्राथमिकता क्या थी? उस समय हमारा लक्ष्य था पावर फॉर ऑल, यानी देश के हर एक घर तक, हर एक गांव तक बिजली का बल्ब पहुंचाना। उस समय हमारी प्राथमिकता पहुंच थी, एक्सेस थी। लेकिन अब 2026 में भारत पूरी तरह बदल चुका है। अब हमारा फोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि बल्ब जले, बल्कि इस पर है कि वो बल्ब किस ऊर्जा से जल रहा है। इसीलिए नई नीति का जो फोकस है वो 3 मुख्य स्तंभों पर है। पहला, स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भविष्य की हाइड्रोजन ऊर्जा। दूसरा, ग्रिड स्थिरता यानी ग्रिड स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि मान लीजिए रात में सूरज नहीं चमक रहा या हवा नहीं चल रही, तब भी बिजली की सप्लाई बिना रुके 24 घंटे चलती रहे। और तीसरा, भारत का 2070 का नेट जीरो लक्ष्य। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये एक पीढ़ीगत बदलाव है, एक जनरेशनल शिफ्ट है। हम अब मात्रा यानी क्वांटिटी से गुणवत्ता यानी क्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आंकड़ों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ये चार्ट भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत यानी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को दिखाता है। वर्तमान में 2024-25 में ये आंकड़ा है 1460 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष। इसको तुरंत नोट कर लीजिए। अब देखिए, भविष्य के लक्ष्य 2030 तक इसे 2000 तक ले जाना है और 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब इसे 4000 किलोवाट घंटा तक ले जाने का लक्ष्य है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर, एक तरफ तो हम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बिजली की खपत बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं, ये कैसा विरोधाभास है? तो साथियों समझें, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सीधे सीधे किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक यानी HDI से जुड़ी होती है। आज भी भारत की प्रति व्यक्ति खपत चीन, जहां ये लगभग 5,500 है, या अमेरिका, जहां ये लगभग 12,000 है, उसकी तुलना में बहुत ही कम है।
जैसे जैसे हमारे देश में मेक इन इंडिया बढ़ेगा, लोगों के घरों में एसी आएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे, तो ऊर्जा की मांग तो बढ़ना स्वाभाविक है। चुनौती ये नहीं है कि मांग बढ़ रही है, चुनौती ये है कि इस बढ़ी हुई मांग को हम कोयले से नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करें, और यही इस नीति का असली उद्देश्य है। और ये जो तारीख आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2070, ये भारतीय पर्यावरण नीति का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस तारीख को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये तारीख भारत ने ग्लासगो में हुए COP26 शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया के सामने रखी थी, जब हमने ये घोषणा की थी कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब ये नेट जीरो होता क्या है? इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन करना बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब है संतुलन बनाना, एक बैलेंस बनाना। यानी हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपनी फैक्ट्रियों से, अपनी गाड़ियों से उत्सर्जित करेंगे, उतनी ही CO2 को हम वातावरण से सोख भी लेंगे। अब सवाल उठता है कि सोखेंगे कैसे? इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है प्राकृतिक तरीका, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर वन क्षेत्र को बढ़ाना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेड़ CO2 सोखते हैं। और दूसरा है तकनीकी तरीका, जिसे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले कार्बन को पकड़कर जमीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है। तो हमारी जो ये नई विद्युत नीति 2026 है, वो इसी 2070 के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रोड मैप है, एक रास्ता है। चलिए, अब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। आपने अक्सर समाचारों में देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, IITs में, यूनिवर्सिटीज में छात्रों के साथ भेदभाव की खबरें सुनी होंगी। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, जो भारत में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी नियामक संस्था है, उसने समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। साथियों, ये सिर्फ एक और कानून नहीं है, ये हमारे संविधान में जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, उसको हमारी कक्षाओं तक, हमारे क्लासरूम्स तक पहुंचाने का एक बहुत गंभीर प्रयास है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र की अकादमिक यात्रा उसकी जाति या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से बाधित न हो। आइए इसके प्रावधानों और इससे जुड़ी चुनौतियों को विस्तार से समझते। तो आखिर ये इक्विटी विधेयक है क्या? देखिए, इसके नाम में ही इसका सार छिपा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इक्विटी, इक्वालिटी शब्द का प्रयोग हुआ है, इक्वालिटी का नहीं। दोनों में एक बहुत सूक्ष्म पर बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इक्वालिटी का अर्थ है सबको एक समान चीजें देना, जैसे 3 लोग हैं, तीनों को एक ही साइज का बक्सा दे दिया। जबकि इक्विटी का अर्थ है किसी की जरूरत के अनुसार उसे अवसर देना, ताकि सब एक समान स्तर पर आ सकें। यानी जिसकी हाइट कम है उसे बड़ा बक्सा देना। इस विधेयक का सबसे कठोर और मूल प्रावधान ये है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अब एक दंडनीय अपराध यानी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। आप सबने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़ा होगा, जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये विधेयक उसी अनुच्छेद 15 का एक व्यवहारिक विस्तार है, जो इस संवैधानिक सुरक्षा को हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के दरवाजे के अंदर तक ले जाता है। इसका लक्ष्य है अवसरों की समानता को हकीकत में बदलना। लेकिन साथियों, जब भी कोई बड़ा कानून बनता है तो उसके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां भी आती हैं। आपकी मुख्य परीक्षा मेंस में अक्सर आलोचनात्मक विश्लेषण यानी क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा जाता है, तो आपको सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए। इस विधेयक पर भी कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिन्हें आपको समझना होगा। पहला सवाल, भेदभाव का इरादा यानी इंटेंट कैसे साबित होगा? भेदभाव अक्सर बहुत सूक्ष्म होता है, नॉन वर्बल होता है। इसे कानूनी तौर पर अदालत में साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, भेदभाव के स्तर का निर्धारण कैसे होगा? क्या किसी को गलत तरीके से देखना और किसी को एडमिशन से ही वंचित कर देना, क्या दोनों एक ही श्रेणी के अपराध हैं? और तीसरा और सबसे बड़ा डर जो जताया जा रहा है, इसके दुरुपयोग का खतरा। आलोचकों का कहना है कि व्यक्तिगत रंजिश के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप पहले इसके सकारात्मक उद्देश्यों को बताएंगे और फिर इन चुनौतियों का जिक्र करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष देंगे।
अब राष्ट्रीय समाचारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और खासकर उन छात्रों के लिए जो बिहार की राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत को भूकंपीय खतरों के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है, जोन 2, 3, 4 और 5। इसमें से जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अभी तक बिहार के कुछ हिस्से जोन 5 में आते थे, लेकिन हाल ही में हुए एक नए शोध के बाद बिहार के 2 और जिलों मधुबनी और दरभंगा को उच्चतम भूकंपीय जोन यानी जोन 5 में रख दिया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि जहां ये जिले स्थित हैं वहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे इस क्षेत्र में भारी मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा जमा हो रही है और भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, मधुबनी और दरभंगा। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प खंड पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक। चलिए देखते हैं कि तकनीक की दुनिया में नवीनतम विकास क्या हो रहे हैं जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है जिसने भारत को वैश्विक एआई के नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु एआई पार्क यानी सॉवरेन एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ इस संप्रभु यानी सॉवरेन शब्द पर खास ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पार्क का नियंत्रण, यहाँ पर जो डेटा उत्पन्न होगा और यहाँ जो तकनीक विकसित होगी, वो सब कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन होगा, किसी विदेशी कंपनी के नहीं। आज के इस डेटा चालित युग में ये डेटा संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पार्क सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हब नहीं होगा, ये भारत के एआई भविष्य का एक रणनीतिक केंद्र बनेगा, जहां एआई से जुड़े स्टार्टअप्स, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 10,000 करोड़ रुपए। ये इस परियोजना की विशालता को दर्शाता है। तमिलनाडु सरकार अकेले इस एआई पार्क में इतना बड़ा निवेश कर रही है। अब इसकी तुलना कीजिए, आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि ये रकम केंद्र सरकार के पूरे देश के लिए बनाए गए राष्ट्रीय इंडिया एआई मिशन के बजट के ठीक बराबर है। उस मिशन का बजट भी 10,000 करोड़ रुपए ही है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, जहां राज्य भी अब केंद्र के साथ मिलकर और कभी-कभी तो उनसे भी आगे बढ़कर भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं। ये निवेश सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एआई के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विकास का माहौल बनाएगा। अब एआई की बात हो ही रही है तो चलिए देखते हैं कि हमारी भारतीय रेलवे इसे कैसे अपना रही है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए एक नया एआई संचालित रोबोट तैनात किया गया है और इसका नाम है आस्क अर्जुन। यहाँ आस्क का मतलब है ऑटोमेटेड सर्विस कोच। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी देखने और बातचीत करने में ये इंसानों जैसा लगता है। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करना और यात्री सुविधा को बेहतर बनाना है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये अर्जुन आखिर क्या क्या काम कर सकता है। तो ये जो अर्जुन रोबोट है, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक मल्टीटास्किंग सहायक है। इसके मुख्य कार्यों को एक एक करके समझिए। पहला, ये यात्रियों को जानकारी देता है, जैसे आपकी ट्रेन का समय क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, आपका कोच कहाँ लगेगा वगैरह। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये बहुभाषी है, यानी मल्टी लैंग्वेज है। ये अंग्रेजी, हिंदी और वहाँ की स्थानीय भाषा तेलुगु में भी बातचीत कर सकता है, जो भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा, ये सुरक्षा जागरूकता भी फैलाता है, जैसे सुरक्षा नियमों की घोषणा करना। लेकिन इसकी जो सबसे उन्नत और थोड़ी विवादास्पद विशेषता है, वो है फेशियल रिकॉग्निशन की क्षमता। ये तकनीक चेहरों को पहचान सकती है। इसका सकारात्मक उपयोग यह है कि ये बार बार आने वाले यात्रियों को पहचानकर उन्हें व्यक्तिगत सहायता दे सकता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। अब हम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की एक ऐसी शानदार उपलब्धि की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में DRDO द्वारा विकसित भारत के पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार का प्रदर्शन किया गया। साथियों, ये शब्द ध्यान से सुनिए, हाइपरसोनिक। इसका मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक तेज, यानी 5 मैक से भी ज्यादा की रफ्तार। इस तकनीक के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये भविष्य की युद्ध तकनीक है।
ये सिर्फ एक तेज मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लगभग बेकार कर सकता है, और यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये जटिल तकनीक काम कैसे करती है? चलिए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो वो एक प्रिडिक्टेबल यानी एक अनुमानित परवलयाकार पथ, पैराबोलिक पथ पर चलती है, जैसे आपने क्रिकेट की गेंद को हवा में फेंका हो। इसलिए दुश्मन उसे ट्रैक करके रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बिल्कुल अलग है। पहला चरण, इसे भी एक रॉकेट बूस्टर से अंतरिक्ष की सीमा तक लॉन्च किया जाता है। दूसरा चरण, वहां पहुंचकर ये हथियार अपने बूस्टर से अलग हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अब ये अपने इंजन का इस्तेमाल नहीं करता। ये एक पत्थर की तरह है जिसे आपने बहुत ऊंचाई से फेंका है। ये अपनी गति का उपयोग करके वायुमंडल में ग्लाइड करता है, यानी तैरता है। और क्योंकि ये ग्लाइड कर रहा है, ये अपना रास्ता बदल सकता है, ऊपर नीचे गोते लगा सकता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका रास्ता अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है। और अंत में ये अचूक सटीकता से अपने गतिशील लक्ष्य, जैसे कोई विमानवाहक पोत, पर भी प्रहार कर सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले खंड की ओर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ हम देखेंगे कि वैश्विक मंच पर भारत और विश्व में क्या कुछ खास चल रहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आते हैं, जिसका सीधा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था और आपके जीएस पेपर 3 से है। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कुछ उत्पादों के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगा दिया है। अब कहने को तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, लेकिन इसके बहुत गहरे आर्थिक और भू राजनीतिक मायने भी हैं। ये टैक्स सीधे तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारे जो उत्पादन के तरीके हैं वो यूरोपीय देशों की तुलना में ज्यादा कार्बन उत्सर्जक माने जाते हैं। इससे होगा क्या? इससे यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम और महंगे हो जाएंगे, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा तंत्र आखिर है क्या। इस टैक्स का जो आधिकारिक नाम है वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबैम। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जर्मनी में 1 टन स्टील बनाने में सख्त पर्यावरण नियमों के कारण 100 यूरो का खर्च आता है। वहीं भारत में उन्हीं सख्त नियमों के अभाव में वही स्टील 80 यूरो में बन जाता है। तो जाहिर है कि जर्मनी की कंपनी भारत से सस्ता स्टील आयात करना चाहेगी। इसी को रोकने के लिए सीबैम लाया गया है। अब जब भारत का स्टील यूरोप के बॉर्डर पर पहुंचेगा तो ईयू उस पर 20 यूरो का कार्बन टैक्स लगा देगा, जिससे उसकी कीमत भी 100 यूरो हो जाएगी। ईयू का कहना है कि वे ऐसा कार्बन लीकेज को रोकने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी कंपनियां अपना उत्पादन बाहर के देशों में ना ले जाएं। लेकिन भारत जैसे देश इसे हरित संरक्षणवाद यानी ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हैं, मतलब पर्यावरण के नाम पर अपने उद्योगों को बचाने की एक चाल। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार विवाद का मुद्दा बन चुका है। और अब आते हैं हमारी कक्षा के अंतिम खंड पर, पुरस्कार और महत्वपूर्ण दिवस, जहां से अक्सर सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मानों की घोषणा हो चुकी है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। पहला और जो वरिष्ठ सम्मान है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान। इस वर्ष ये प्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी को दिया गया है। मैत्रेयी जी अपने लेखन में बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन और खासकर वहां की महिलाओं के संघर्ष को बहुत ही सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। इस सम्मान की पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। दूसरा सम्मान जो युवा लेखकों को दिया जाता है वो है युवा साहित्य सम्मान। इस वर्ष ये अंकिता जैन को उनकी रचना और एक किसान के लिए मिला है। ये रचना भारत में किसानों की दुर्दशा और उनके जीवन के मार्मिक पहलुओं को उजागर करती है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। आपको इन दोनों सम्मानों के नाम, विजेता के नाम और उनकी रचनाओं को अच्छी तरह से याद रखना है। तो साथियों, कक्षा समाप्त करने से पहले चलिए वापस चलते हैं उन 3 सवालों पर जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सबके पास उनके जवाब होंगे। पहला सवाल था बिहार के जिलों के बारे में, तो सही जवाब है मधुबनी और दरभंगा। दूसरा सवाल था ओरे किसान की लेखिका के बारे में, सही जवाब है अंकिता जैन। और तीसरा, कार्बन टैक्स का नाम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। अब ये है आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2016 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर आप खोजिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
आपकी भागीदारी हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।